किसी भी जोड़े का एक दूसरे के लिए आकर्षण अलग बात होती है और ज़िंदगी भर साथ निभाना अलग बात होती है। इस बात को पूनम तो समझ गई थी, पर नीरज समझ नहीं पाया था और इसके फलस्वरूप जो हुआ वो परिणाम बेहद ही दुखद और आश्चर्यजनक थे। जिसने भी इस कहानी को सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या है पूरी कहानी ये हम जानेंगे आज विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में अगर आप नए हैं और या भी परिवार में आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और चलते हैं आज की पूरी कहानी पर। सिंहपुर निवासी अनीता द्विवेदी सुबह को कुछ महिलाओं के साथ गंगा बैराज रोड पर मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। महिलाओं के साथ वॉक करते हुए जब वो हरी चौराहे पर पहुंची तो उन्होंने रोड के किनारे झाड़ियों में एक युवती का शव देखा और वहीं ठिठक कर उन्होंने साथी महिलाओं को भी बुला लिया। थोड़ी ही देर में शव देखने वालों की भीड़ जुटने लगी और इसी बीच अनीता द्विवेदी ने मोबाइल फ़ोन से इसकी सूचना थाना बिठूर पुलिस को दे दी। ये बात 8 मार्च 2018 की थी। सूचना पाते ही बिठूर थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे पुलिस टीम के साथ सिंहपुर स्थित हरी चौराहा पहुंच गए। उस समय वहां भीड़ जुटी हुई थी। भीड़ को हटाकर वह उस जगह पहुंचे जहां युवती की लाश पड़ी थी। लाश किसी नवविवाहिता की थी। उसके दोनों हाथों में मेहंदी रची थी और कलाइयों में सुहाग की चूड़ियाँ थी और उसकी उम्र 25 वर्ष के आसपास थी और वह गुलाबी रंग का सूट पहने हुए थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि युवती की हत्या कहीं और की गई है, जिसके बाद शव को गंगा बैराज रोड किनारे फेंक दिया गया था। चूँकि मामला एक नवविवाहिता की हत्या का था, इसलिए इंस्पेक्टर तुलसीराम पांडे ने कत्ल की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दे दी। सूचना पाते ही एसपी गौरव ग्रोवर, एसपी अनुराग आर्या तथा सीओ भगवान सिंह भी वहां पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और इसके बाद मौके पर आई फॉरेंसिक टीम ने जांच की। युवती के गले पर कपड़े से कसे जाने के साथ साथ उंगलियों के निशान भी मौजूद थे, जिससे टीम ने संभावना जताई कि युवती की हत्या गला घोंट कर की गई थी। युवती के सिर में दाईं ओर चोट के निशान तथा शरीर पर आधा दर्जन खरोंच के निशान थे। टीम ने फिंगरप्रिंट लिए तथा अन्य साक्ष्य भी जुटाए। काफ़ी कोशिश के बाद भी युवती के शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। पुलिस शिनाख्त के लिए लोगों से पूछताछ कर रही थी। इसी बीच भीड़ में से एक युवक आगे आया और शव को झुककर गौर से देखने लगा। इत्मीनान हो जाने के बाद वह एसपी अनुराग आर्या से बोला, साहब, यह तो लाश पूनम की है। कौन पूनम? पूरी बात बताओ। साहब, मेरा नाम श्याम मिश्रा है। मैं बैकुंठपुर गांव का रहने वाला हूं और हमारे गांव में शिवशंकर मौर्य रहते हैं। पूनम उन्हीं की बेटी थी। श्याम मिश्रा की बात सुनकर एसपी अनुराग आर्या ने तत्काल पुलिस भेजकर शिवशंकर व उनके घर वालों को बुला लिया। शिवशंकर व उसकी पत्नी शिवकांति ने जब बेटी का शव देखा तो वो बिलख पड़े। प्रियंका भी बड़ी बहन पूनम का शव देखकर रोने लगी। पुलिस अधिकारियों ने उन सभी को धैर्य बंधाया और आश्वासन दिया कि पूनम के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। शव की शिनाख्त हो जाने के बाद एसपी गौरव ग्रोवर ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पूनम के शव का पंचनामा भरवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर भिजवा दिया और साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से 2 सिपाहियों और 1 दरोगा की ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस पर लगा दी। इसके बाद इंस्पेक्टर तुलसीराम पांडे ने शिवशंकर से पूछताछ की तो उसने बताया कि गांव में उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही जमीन जायदाद का झगड़ा है। उसे नहीं मालूम कि पूनम की हत्या किसने और क्यों कर दी। चूँकि शिवशंकर ने किसी पर शक नहीं जताया था, इसलिए तुलसीराम पांडे ने शिवशंकर को बादी बनाकर धारा 302 आईपीसी की तहत अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एसपी गौरव ग्रोवर ने सीओ भगवान सिंह के निर्देश पर पूनम की हत्या का राज खोलने के लिए एक सशक्त पुलिस टीम का गठन किया। इस टीम में बिठूर इंस्पेक्टर तुलसीराम पांडे, सब इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह, संजय मौर्य, राजेश सिंह, सिपाही रघुराज सिंह, देवी शरण सिंह तथा मोहम्मद खालिद को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने अपनी जांच मृतका के पिता शिवशंकर मौर्य से शुरू की।
पुलिस ने मृतका के पिता का विधिवत बयान दर्ज किया और अपने बयान में शिवशंकर ने बताया था कि उसने पूनम की शादी 17 फरवरी 2018 को सामूहिक विवाह समारोह में उन्नाव जिले के गांव पराड़ी खेड़ा निवासी अंकुश मौर्य के साथ की थी। 20 फरवरी को वह पूनम की चौथी लेकर आया था। तब से वह मायके में थी। 7 मार्च को पूनम दोपहर बाद दवा लेने आस्था नर्सिंग होम सिंहपुर गई थी। जाते समय वह अपना मोबाइल फ़ोन घर पर ही भूल कर गई थी। अलबत्ता उसके पास दूसरा मोबाइल था। शाम 6 बजे तक जब वह वापस नहीं आई तो हमें चिंता हुई और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। शादी से पहले पूनम आस्था नर्सिंग होम में काम करती थी और इसलिए हमने सोचा कि शायद वह वहीं रुक गई होगी, सुबह आ जाएगी। लेकिन सुबह उसकी मौत की खबर मिली। पूनम घर से जाते वक्त पूरे जेवर पहने हुए थी जो कि गायब थे। शिवशंकर के बयान से पुलिस टीम को शक हुआ कि कहीं पूनम के पति अंकुश ने जेवर हड़प कर उसकी हत्या तो नहीं कर दी है। पुलिस टीम ने घर में रखा पूनम का मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में ले लिया और परागी खेड़ा निवासी पूनम के पति अंकुश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अंकुश ने पुलिस को बताया कि पूनम की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। वह तो पूनम से बहुत प्यार करता था और वह उसे लेने जाने ही वाला था कि उसकी मौत की खबर मिली। अंकुश ने पुलिस टीम को एक चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने बताया कि पूनम जब ससुराल में थी तब उसके मोबाइल पर अक्सर गोलू नाम के किसी युवक का फ़ोन आता था। देर रात भी वह उससे बातें किया करती थी। पूछने पर पूनम ने बताया था कि गोलू उसका मौसेरा भाई है। पुलिस टीम ने गोलू के संबंध में शिवशंकर से पूछताछ की तो ये बात गलत निकली कि गोलू पूनम का मौसेरा भाई है। पुलिस टीम ने पूनम के मोबाइल के संबंध में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह मोबाइल चोरी का है, लेकिन सिम कार्ड नीरज के नाम का है जो नया पुरवा सिंहपुर का रहने वाला है। पुलिस ने रात में छापा मारकर नीरज उर्फ गोलू को हिरासत में ले लिया। थाना बिठूर लाकर जब नीरज उर्फ गोलू से पूनम की हत्या के संबंध में पूछा गया तो उसने साफ साफ कहा कि पूनम की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब उससे पुलिसिया अंदाज में पूछा गया तो वह जल्दी ही टूट गया और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। नीरज ने बताया कि पूनम ने उसके साथ बेवफाई की थी और इसलिए उसने उसे मौत की नींद सुला दिया। पुलिस टीम ने नीरज की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल दुपट्टा, पूनम का मोबाइल, पूनम का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, टॉप्स, पायल, बिछिया वगैरह बरामद कर लिए। चूँकि नीरज उर्फ गोलू ने पूनम की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, अतः पुलिस ने नीरज को हत्या के जुर्म में नामजद गिरफ्तार कर लिया। नीरज के बयानों के आधार पर प्रेमिका की बेवफाई की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार निकली। कानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर है ऐतिहासिक कस्बा बिठूर। इस कस्बे से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है बैकुंठपुर। मिली जुली आबादी वाले इस गांव में शिवशंकर मौर्य अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी शिवकांति के अलावा 2 बेटियां पूनम, प्रियंका तथा एक बेटा अमन था। शिवशंकर लोडर चालक था और मिलने वाले वेतन से ही वह अपने परिवार के भरण पोषण करता था। भाई बहनों में पूनम सबसे बड़ी थी। वह खूबसूरत तो थी ही और जैसे जैसे वह बड़ी होती चली गई उसकी खूबसूरती और निखरती चली गई। पूनम जितनी खूबसूरत थी उतनी ही पढ़ने लिखने में भी तेज थी। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन माता पिता के विरोध की वजह से आगे पढ़ नहीं सकी और माँ के घरेलू कामों में हाथ बटाने लगी। हालांकि पूनम को चौका चूल्हा पसंद नहीं था, लेकिन माँ के दबाव में उसे सब करना पड़ता था। एक रोज़ पूनम की मुलाकात सरिता से हुई। सरिता उसके दूर की रिश्तेदार थी और किसी काम से उसके घर आई थी। सरिता सिंहपुर स्थित आस्था नर्सिंग होम में काम करती थी और बातचीत के दौरान पूनम ने सरिता से नौकरी करने की इच्छा जाहिर की तो सरिता ने उसे नौकरी दिलाने के लिए वादा कर दिया, लेकिन माँ ने पूनम को नौकरी करने से साफ मना कर दिया। कुछ माह तक पूनम अपनी माँ शिवकांति को नौकरी के लिए मनाती रही, लेकिन जब वह नहीं मानी तो पूनम ने अपना निर्णय सुना दिया। माँ, तुम राजी हो या ना हो, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मैं तो नौकरी करूँगी। पूनम के निर्णय के आगे शिवकांति को झुकना पड़ा और इसके बाद पूनम आस्था नर्सिंग होम में काम करने लगी। पूनम के गांव से सिंहपुर ज़्यादा दूर नहीं था और वहां आने जाने के साधन भी थे, अतः नर्सिंग होम आने जाने के लिए पूनम को कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। कभी कभी अस्पताल में ज़्यादा महिला मरीज होती तो प्रसव कराने का मामला होता तो पूनम को रात में भी रुकना पड़ता था।
और रुकने की खबर वह मोबाइल से घर वालों को दे देती थी। पूनम को नौकरी करते हुए 2 महीने बीत चुके थे। उसने कुछ पैसा बचाने की सोची और इसके लिए बैंक खाता जरूरी था, इसलिए वह बैंक में खाता खुलाने का प्रयास करने लगी। पूनम जिस आस्था नर्सिंग होम में काम करती थी, उसके ठीक सामने रोड के पार भारतीय स्टेट बैंक की सिंहपुर शाखा थी। एक रोज वह बैंक पहुंची तो वहां उसकी मुलाकात एक हृष्ट-पुष्ट युवक नीरज उर्फ गोलू से हुई और पहली ही नज़र में खूबसूरत पूनम नीरज के दिल को रच बस गई। नीरज उर्फ गोलू बिठूर थाने नया पुरवा गांव का रहने वाला था। उसके पिता केशव मौर्य मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाते थे। 3 भाई बहनों में नीरज सबसे बड़ा था। साधारण पढ़ा लिखा नीरज पेशे से मैकेनिक था। बैंक में मनोज नाम के व्यक्ति का जनरेटर लगा था। इस जनरेटर का ऑपरेटर नीरज था। बिजली चली जाने पर वह जनरेटर चालू करता था। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उसकी ड्यूटी बैंक में रहती थी। पूनम और नीरज पहली मुलाकात में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। पूनम ने जब नीरज से खाता खुलवाने की बात कही तो उसने भारतीय स्टेट बैंक की सिंहपुर शाखा में पूनम का खाता खुलवा दिया। खाता खुला तो पूनम का बैंक में आना जाना शुरू हो गया। नीरज जब भी पूनम को देखता तो उससे बातें करने का उसको दिल करता और हमेशा उसके साथ एकांत में मौका तलाशने लगा। पूनम जब बैंक आती तो वह नज़रें चुराकर पूनम को निहारता रहता। एक दिन जब पूनम बैंक पहुंची तो नीरज ने अपने प्यार का इजहार किया और पूनम ने भी उसके प्यार को स्वीकार कर लिया और उसके बाद दोनों की मुलाकातें अक्सर ही होने लगी थी। रोज़ रोज़ यूँ पूनम का लेट आना उसकी माँ को कहीं ना कहीं खटकने लगा था और धीरे धीरे शिवकांति सब कुछ समझने भी लगी थी। शिवकांति ने एक दिन अपने पति शिवशंकर से कहा, जल्दी से पूनम के हाथ पीले कर दो वरना हाथ मलते रह जाओगे, लड़की के पर निकल आए हैं। पत्नी की बात शिवशंकर को सही लगी और वह पूनम के ब्याह के लिए दौड़ धूप करने लगा। पूनम को विवाह की जानकारी हुई तो वह घबरा गई और उसने अपने विवाह की जानकारी नीरज को देकर कहा, गोलू जल्दी से कोई उपाय खोजो वरना मैं किसी और की दुल्हन बनकर चली जाऊंगी और तुम ताकते रह जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा पूनम, तुम्हें अपना बनाने का मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? पूनम ने कहा, यही कि तुम मेरे साथ भाग चलो, कहीं जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे और इसके बाद कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, मुझे सोचने समझने का मौका दो। फिर एक दिन नीरज की मीठी मीठी बातों में आकर पूनम घर परिवार से नाता तोड़कर सपनों की सजीली दुनिया में जीने के लिए उसके साथ उड़ गई। वह बैंक से पैसा निकालकर भी अपने साथ ले गई थी। इधर देर रात तक जब पूनम घर नहीं पहुंची तो माँ शिवकांति को चिंता हुई। माँ ने उसे तलाश भी किया लेकिन पूनम का कुछ भी पता न चला। शिवशंकर घर आए तो शिवकांति ने उन्हें बताया कि पूनम अभी तक अस्पताल से आई नहीं है। शिवशंकर ने आस्था नर्सिंग होम की ऑपरेटर से बात की। उसने बताया कि पूनम आज ड्यूटी पर ही नहीं आई है। यह जानकारी पाकर शिवशंकर भौंचक्के रह गए। उन्होंने अपने स्तर पर पूनम को सभी जगह तलाश किया लेकिन उसका कुछ भी पता न चल सका। जवान बेटी के घर से चले जाने के लेकर शिवशंकर की बिरादरी और रिश्तेदारों में थू थू होने लगी थी, इसलिए वह पूनम की खोज में जी जान से जुटे थे। 2 दिन बाद शिवशंकर को आस्था नर्सिंग होम की एक महिला कर्मचारी से पता चला कि पूनम की दोस्ती बैंक के जनरेटर ऑपरेटर नीरज से थी। पूनम शायद उसी के साथ गई होगी। यह जानकारी मिली तो शिवशंकर ने नीरज के संबंध में जानकारी जुटाई। पता चला कि नीरज भी गायब है। शिवशंकर नीरज के गांव नया पुरवा गए तो उसके घर वालों ने बताया कि नीरज 1 सप्ताह के लिए कहीं बाहर घूमने गया है। इससे शिवशंकर को पक्का यकीन हो गया कि नीरज ही पूनम को बहला फुसलाकर भगाकर लेकर गया है। इस पर शिवशंकर ने थाना बिठूर में नीरज के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देकर बेटी को बरामद करने की गुहार लगाई। पुलिस पूनम को बरामद कर पाती इससे पहले ही पूनम अपने ननिहाल आज़ाद नगर पहुंच गई। उसने अपने नाना बाबूलाल को बताया कि उसने अपने प्रेमी नीरज से मंदिर में शादी कर ली है। बाबूलाल ने इसकी जानकारी शिवशंकर को दी तो वह पूनम को समझाकर घर ले आए और इसके बाद घर वालों के दबाव और पुलिस हस्तक्षेप से नीरज और पूनम अलग अलग रहने को राजी हो गए। दरअसल पुलिस ने जब नीरज को जेल भेजने की धमकी दी तो वह घबरा गया और पुलिस की बात मान ली। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए नीरज और पूनम का मिलना जुलना लगभग बंद सा हो गया।
लेकिन बाद में दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने लगे। इसी बीच नीरज ने वक्त बेवक्त बात करने के लिए पूनम को एक मोबाइल फ़ोन भी दे दिया और फ़ोन में सिम उसी के नाम का था। पूनम को मोबाइल मिला तो दोनों में बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। पूनम को जब भी मौका मिलता वह नीरज से लंबी बातें करती और प्यार की दुहाई भी देती। शिवशंकर ने पूनम की अस्पताल वाली नौकरी अब छुड़वा दी थी, इसलिए पूनम घर पर ही रहती थी। शिवकांति भी बेटी पर कड़ी नज़र रखने लगी थी। इसी बीच शिवशंकर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की जानकारी मिली तो उसने अपनी बेटी पूनम का रजिस्ट्रेशन करा दिया। इस योजना के तहत वर वधू को 2,000 रुपये का चेक, घर गृहस्थी का सामान तथा वधू को आभूषण व वस्त्र दिए जाने का प्रावधान था। वर वधू का परिचय सम्मेलन हुआ तो शिवशंकर भी अपनी पत्नी शिवकांति और बेटी पूनम के साथ लेकर पहुंचा। शिवशंकर ने उन्नाव जिले के परागी खेड़ा गांव निवासी राजवीर मौर्य के पुत्र अंकुश मौर्य को अपनी बेटी पूनम के लिए पसंद कर लिया। पूनम और अंकुश ने भी एक दूसरे को देखकर हामी भर दी। 17 फरवरी 2018 को सामूहिक विवाह में पूनम की शादी अंकुश से हो गई। शादी के बाद पूनम अंकुश की दुल्हन बनकर ससुराल पहुंच गई। चूँकि पूनम सुंदर थी और उसे जिसने भी देखा उसी ने उसके रूप और सौंदर्य की तारीफ की। अंकुश स्वयं भी सुंदर पत्नी पाकर बहुत खुश था। सजीला पति पाकर पूनम भी खुश थी और फिर भी उसे अपने प्रेमी नीरज की रह रहकर याद आ रही थी। सुहागरात को भी वह नीरज को भुला नहीं पाई थी। ससुराल में पूनम मात्र 3 दिन ही रही। इसी बीच नीरज फ़ोन करके उससे बातें करता रहा। अंकुश ने बार बार फ़ोन आने पर पूनम को टोका तो वह बोली, गोलू का फ़ोन आता है और गोलू मेरा मौसी का लड़का है। अंकुश ने सहज ही पूनम की बात पर यकीन कर लिया। 20 फरवरी को शिवशंकर अपनी बेटी पूनम को ससुराल से लेवा कर ले गए। दरअसल परंपरा के हिसाब से नवविवाहिता ससुराल में पहली होली जलाती नहीं है और ना ही जलते हुए देख सकती है। इसी परंपरा की वजह से शिवशंकर होली के 8 दिन पहले पूनम को अपने साथ ले आए। मायके आते ही पूनम स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगी और इसके बाद वह किसी भी तरह की बंदिश में नहीं थी। पूनम के पास मोबाइल फ़ोन पहले से ही था। पहले जब वह अपने प्रेमी नीरज से बात करती थी तो उसी के दिए गए मोबाइल से बात करती थी। वह नीरज से दिन में कई बार बात करती थी। बातचीत के दौरान वह खूब खिलखिलाकर हंसती और नीरज को शादी करने की सलाह देती थी। क्योंकि पूनम ने नीरज के साथ बेवफाई की थी तो उसे पूनम की खिलखिलाहट और सलाह नागवार लगती थी। वह नफरत से भर उठता और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी नफरत भी बढ़ती गई। आखिर उसने पूनम को सबक सिखाने की ठान ली। 7 मार्च 2018 की दोपहर नीरज ने पूनम से मीठी मीठी बातें की और शाम को मिलने के लिए बैंक के पास बुलाया। दोपहर बाद पूनम ने साज श्रृंगार किया, फिर माँ को बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और वह दवा लेकर आस्था नर्सिंग होम सिंहपुर से आ जाएगी। शिवकांति ने उसे जल्दी घर आने का नसीहत देकर दवा लाने की इजाज़त दे दी। पूनम शाम 4:30 बजे सिंहपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा पहुंची। नीरज वहां जनरेटर के पास कुर्सी डाले बैठा था। पूनम के आते ही उसने कुटिल मुस्कान बिखेरी और फिर पूनम को बैंक के बगल से जाने वाले जीने की सीढ़ियों पर ले गया। वहां बैठकर दोनों ने खूब सारी बातें की। इसके बाद उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। इसके बाद नीरज ने पूनम पर बेवफाई का आरोप लगाया तो पूनम उससे झगड़ने लगी। फलस्वरूप दोनों में हाथापाई होने लगी और गुस्से में नीरज ने पूनम का सिर जोर से दीवार पर टकरा दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई। और यह देखकर वह बुदबुदाया, बेवफा औरत, तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। आज मैं तुझे बेवफाई की सज़ा देकर रहूँगा। कहते हुए नीरज ने पूनम के गले में उसी का दुपट्टा कस दिया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पूनम को मौत के घाट उतारने के बाद नीरज ने उसके शरीर से सारे आभूषण उतारे और मोबाइल फ़ोन अपने पास रख लिया। इसके बाद वह लाश को सीढ़ियों पर ही छोड़कर चला गया। लगभग 3 घंटे तक लाश सीढ़ियों पर ही पड़ी रही। रात लगभग 9:30 बजे नीरज पुनः बैंक गया और वहाँ पर सन्नाटा देखकर उसने पूनम का शव कंधे पर लाद कर सीढ़ियों से उतारा और उसे बाइक पर रखकर गंगा बैराज रोड के किनारे झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद नीरज का जुर्म सामने आता है। 12 मार्च 2018 को थाना बिठूर पुलिस ने
अभियुक्त नीरज उर्फ गोलू को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया और जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये है एक दिल दहला देने वाली कहानी जहां पर प्यार के बाद बेवफाई का किस्सा सामने आता है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और आपके सभी कमेंट्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप इतना सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन हाँ, शुक्रिया कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।